सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों। आज एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए हिंदी क्षितिज काव्य खंड से आधुनिक प्रगतिवादी धारा के विशिष्ट कवि केदारनाथ अग्रवाल जी की कविता चंद्रगहना से लौटती बेर को लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, इससे पूर्व की कविताओं का अर्थ, उसके भाव को, उसके तात्पर्यार्थ को आप तक पहुंचाने का एक लघु प्रयास मेरे द्वारा किया गया है। उम्मीद है कि आप इससे अवश्य लाभान्वित हुए होंगे। आज एक बार फिर से इस नई कविता के साथ, जिसका शीर्षक है चंद्रगहना से लौटती बेर। प्यारे बच्चों, हम आगे बढ़ें इससे पूर्व एक सूक्ष्म परिचय कविवर केदारनाथ अग्रवाल जी का ले लेते हैं। प्यारे बच्चों, कविवर केदारनाथ अग्रवाल उत्तर प्रदेश के जिला बांदा के कमासिन गांव में सन 1911 में आपका जन्म हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा अपने ग्रामीण अंचल से प्राप्त करने के बाद महाविद्यालय की जो शिक्षा है उसे प्राप्त करने के लिए आप तत्कालीन प्रसिद्ध जो विद्या का केंद्र इलाहाबाद हुआ करता था, वहाँ से आपने शिक्षा ग्रहण की। तदुपरांत आपने वकालत भी की और विभिन्न क्षेत्रों में सामाजिक कार्य करते हुए, साथ ही वकालत का कार्य करते हुए भी आपने युवावस्था में ही बहुत सारी कविताओं का सृजन किया और यह प्रतिभा तब से ही आप में थी। और उस समय आपको तत्कालीन जो प्रसिद्ध कवि थे उनका अच्छा सानिध्य मिला, जिसके परिणाम स्वरूप आप एक उच्च कोटि के कवि के रूप में जाने लगे। प्यारे विद्यार्थियों, प्रगतिवादी धारा जो विशिष्ट धारा रही है हिंदी काव्य साहित्य की, उससे जुड़े हुए कविवर केदारनाथ अग्रवाल रहे हैं। आपके काव्य साहित्य में प्रकृति सौंदर्य के साथ साथ यथार्थ जो धरातल से जुड़े हुए विषय हैं वह प्रमुख विषय वस्तु के रूप में रहा है। प्रकृति सौंदर्य का यथार्थपरक चित्रण आपकी कविताओं में देखने को मिलता है और आज वही यह एक कविता जो चंद्रगहना से लौटती बेर है, आप सभी को एक असीम आनंद का अनुभव कराते हुए प्रकृति सौंदर्य का एक अनुपम चित्रण आपके सम्मुख करती हुई आपको प्रतीत होगी। तो हम अनधिक कहते हुए आपको सीधे ले चलते हैं इस काव्य गंगा की ओर, जिसका शीर्षक है चंद्रगहना से लौटती बेर। प्यारे बच्चों, बहुत ही भावप्रवण यह कविता है, जिसके बोल कुछ इस प्रकार हैं कि देख आया चंद्रगहना, देख आया चंद्रगहना, देखता हूँ दृश्य अब मैं, मेड़ पर इस खेत की बैठा अकेला, एक बीते के बराबर यह हरा ठिगना चना, बांधे मुरेठा शीश पर, छोटे गुलाबी फूल का सज कर खड़ा है। तो देखिए प्यारे बच्चों, कविवर केदारनाथ अग्रवाल जी ने काव्य की अपनी इस कविता की आरंभिक पंक्तियों में प्रकृति का एक अनुपम चित्रण करते हुए बताया है। देखिए, कवि स्वयं प्रकृति प्रेमी रहे हैं और वर्तमान में ये जो कविता है यह चंद्रगहना नामक एक बहुत ही सुंदर गांव है। आप देखिए कितना साहित्यिक इसका नाम है, चंद्रगहना। ये नाम ही अपने आप में हमें विशिष्ट साहित्य रस का एक तरह से आनंद करा रहा है। तो चंद्रगहना से लौटती बेर कविता का शीर्षक। बेर समय का वाचक है। बेर जिसको हम उर्दू में दफा भी कहते हैं। तो देखिए, चंद्रगहना से लौटते वक्त जिन खेत खलिहानों से, जिन ग्रामीण अंचल की पृष्ठभूमि से कवि गुजर रहा है, बस उसी का जो सौंदर्य, जो नेत्राभिराम दृश्य कवि ने देखा है, उसका एक दृश्यात्मक या आंखों देखा हाल आपके सामने प्रस्तुत करते हुए कवि कहता है कि देखा आया चंद्रगहना, कि चंद्रगहना नामक गांव को देख करके वापस लौटते हुए अब मैं एक खेत खलिहान के बीचों बीच मेड़ पर बैठा हूँ और प्रकृति के इस अनुपम
दृश्यावली को मैं देख रहा हूँ और देखता क्या हूँ कि प्रकृति किस तरह से मुझे आकर्षित करते हुए चली जा रही है। क्या क्या कवि ने देखा और किस तरह से कवि प्रफुल्लित है, आनंदित है कवि उस प्रकृति के प्रांगण में, उसका वर्णन करते हुए देखिए क्या कहता है कि देख आया चंद्र गहना, देखता हूँ दृश्य अब मैं। चंद्र गहना से मैं लौट आ चुका हूँ और अब मैं एक दृश्य देख रहा हूँ। क्या देखता हूँ कि मेड़ पर इस खेत की बैठा अकेला। कहाँ पर से? मेड़ पर। प्यारे बच्चों समझिएगा, मेड़ आप जानते हैं, अगर आप कृषक जीवन से जुड़े हुए हैं और कभी कृषि कार्य करने का अवसर आपको अगर खेत खलियान के बीच मिला हो, तो दो खेतों के बीच जो एक पार्टीशन या एक जो विभाग करने के लिए, दोनों को बांटने के लिए एक पगडंडी बनाई जाती है, थोड़ा मिट्टी ऊंची कर करके, वह जिससे कि हम एक जल प्रवाह को भी खेतों के बीच रोक सकें और आने जाने का एक मार्ग भी उसके माध्यम से तय कर सकें, वह मेड़ कही जाती है। वो मिट्टी ऊंची उठा करके खेतों के बीच बनाई जाती है। तो उस मेड़ पर बैठ करके मैं चुपचाप शांत प्रकृति के इस प्रांगण में अकेला बैठ करके चुपचाप प्रकृति का मैं यहाँ पर सूक्ष्म निरीक्षण कर रहा हूँ और देखता क्या हूँ कि ठीक जहाँ मैं बैठा हूँ मेरे ठीक सामने क्या है कि मेड़ पर इस खेत कर अकेला बैठ करके मैं क्या देखता हूँ कि एक बीते के बराबर जहाँ मैं बैठा हूँ ठीक सामने चने की फसल लहला रही है। और देखिए कवि किस तरह से मानवीकरण करते हुए चने के पौधे का और इस मानवीकरण अलंकार का आश्रय लेते हुए कवि कहता है कि एक बीते के बराबर यह हरा ठिगना चना। देखिए कवि ने उसको किस रूप में, देखिए क्या कहा कि ठीक मेरे सामने चने की जो फसल लहला रही है, उस चने की पौध को कवि ने क्या उसका वर्णन किया, उसका जो दैहिक स्वरूप तय किया, कवि ने उसको देखा और देखते हुए सूक्ष्म निरीक्षण करते हुए ये बताया। चाक्षुष बिंब का एक सजीव चित्रण देखिए कवि की आंखों के माध्यम से, और कहता है कि एक बीते के बराबर। आप देखिए प्यारे बच्चों, ये एक बीता होता है जो कि अंगुष्ठ से कनिष्ठिका अंगुली के पर्यंत जो एक निश्चित परिमाप है, जो 22.5 सेंटीमीटर के करीब माना जाता है। तो एक बालिस्त इसको कहा जाता है, एक बीते के बराबर। तो एक बालिस्त के बराबर जो ये हरा और ठिगना चना, दो विशेषताएं उसकी बताई कवि ने। एक कैसा है, हरितिमा लिए हुए, हरा भरा फल फूल रहा है, और साथ ही कैसा है दूसरा ठिगना। ठिगना कहते हैं जो नाटा हो, जो बहुत बड़ा ना हो और जो बहुत छोटा भी ना हो, एक छोटी कद का ठीका, मझोले कद का ठीका जिसको हम कहेंगे। तो एक ठिगना हरा चना, यह हरा ठिगना चना कैसा है, ये चना यह हरा ठिगना चना बांधे मुरैठा शीस पर, जिसने अपने शीस पर, शीस सिर को कहते हैं, तो जिसने अपने सिर पर क्या बांधा है, मानो मुरैठा बांधा है। मुरैठा आंचलिक भाषा में पगड़ी को कहा जाता है, जिसको पगड़ी कहा जाता है, साफा कहा जाता है। तो देखिए एक जो चने का पौधा सामने कवि को दिखाई दे रहा था, उस चने के शीर्ष पर, उसके सर पर गुलाबी गुलाबी फूल उभर करके सामने हुए प्रफुल्लित होते हुए कवि को दिखाई दे रहे हैं। कवि ने देखिए कितनी एक बहुत ही एक साहित्यिक कल्पना करते हुए एक कल्पना का ऐसा पुट दिया, और कवि ने कहा कि ऐसा लग रहा है मानो मुरैठा शीस पर बांधा हो। यह हरा ठिगना चना बांधे मुरैठा शीस पर, जिसने अपने सर पर पगड़ी बांध ली हो। पगड़ी के रूप में क्या है, स्वयं चने के पौध के ऊपर खिलने वाला वह गुलाबी वर्ण का पुष्प। देखिए समानता, देखिए कवि ने बड़ी अच्छी तुलना की है। तो समानता ये, जैसे पगड़ी पिंक कलर की गुलाबी वर्ण की होती, वैसे ही गुलाबी वर्ण का एक जो फूल चने के पौधे के ऊपर खिल आता है, तो उसको देख कर कवि ने एक बड़ा मनोरम कल्पना करते हुए कहा, एक जो हम सबको आह्लादित करती है कल्पना, और हम सबके अंदर एक प्रेम भाव को जागृत करती है, और कहती है देखिए, ये हरा ठिगना चना बांधे मुरैठा शीस पर छोटे गुलाबी फूल का। अपने शीस पर छोटे छोटे गुलाबी फूल का एक पगड़ी बांधे हुए से यह हरा ठिगना चना सज कर खड़ा है। बहुत सजा सांवरा रूप, ऐसा लग रहा है जैसे कोई दूल्हा या वर के रूप में कोई सज्जित व्यक्ति हो। तो इस तरह से कवि ने एक मनोरम कल्पना उस पौधे के अंदर, चने के पौधे के ऊपर ऐसे दिखाई दी कवि को कि जैसे कोई सजा धजा या सज्जित हुआ, सज धज करके खड़ा हुआ कोई वर, जैसे कि कोई खड़ा हो, जैसे कोई मुरैठा बांध कर करके, साफा बांध कर करके, सज धज कर करके खड़ा हुआ दूल्हा हमको सामाजिक वातावरण में या समाज में दिखाई देता है। ठीक प्रकृति के आंचल में कवि को सज धज करके खड़ा हुआ वह चने की पौध के ऊपर खिला हुआ पुष्प जो है गुलाबी वर्ण का, वो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे
चने ने अपने सर पर पगड़ी बांध करके सज धज करके वो खड़ा हो। तो इस तरह का एक मनोरम कल्पना एक बहुत ही कवि के हृदय से प्रस्फुटित हुई है। और कवि आगे देखिए क्या कहता है कि इस तरह से चने का सौंदर्य कवि ने एक अद्भुत यहाँ पर वर्णित किया। और आगे कहता है कि पास ही मिलकर उगी है बीच में अलसी हटीली। जहां मैं देखता हूं कि मेरे ठीक सामने चने की पौंध जो एक सज धज कर दूल्हे के रूप में वहां पर ये प्रतीत हो रही है, एक कल्पना कवि ने करते हुए कहा, उसी के ठीक बगल में अलसी हटीली, अलसी की पौंध उगाई है। और अलसी का स्वरूप वर्णन करते हुए कवि कहता है कि अलसी कैसी है, पास ही मिलकर उगी है, जिसके पास चने के पौंध के पास बिल्कुल उससे सटी हुई, उससे मिली हुई, मानो कि उनका एक अविनाभाव संबंध हो, उससे वह बिल्कुल भी विच्युत होना, उससे भी बिल्कुल भी विलग होना नहीं चाह रही है। तो ऐसी एक अलसी की पौंध जो कि पास ही मिलकर उगी है, बीच में अलसी हटीली, उस चने के पौंध के पास उसके ठीक बीचों बीच बहुत सारी चने के पौधे हैं, जहां पर ये सज धज कर खड़ा हुआ चने की पौंध मुरेठा बांध कर से एक तरह से पगड़ी बांधे हुए से दिखाई दे रहा है। उसके ठीक बीच में अलसी हटीली जबरदस्ती जो उड़ आई है, अर्थात उसको देखिए एक बड़ा अच्छा विशेषण उसके लिए दिया, कैसी अलसी है। उसके कुछ विशेषण तरीके कवि ने, देह की पतली और कमर की है लचीली। अलसी के 3 विशेषण, हटीली, देह की पतली, कमर की लचीली। देखिए क्या ध्वन्यात्मकता और कैसी स्वरमैत्री कवि ने कुछ ऐसा वर्णित किया है। देखिए यह छंद मुक्त कविता का एक प्रवाह कवि ने इस कविता में प्रवाहित किया है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ध्वन्यात्मकता, संगीतात्मकता का, साथ ही साथ स्वरमैत्री का ऐसा गठजोड़ है कि एक नाद बिंब सा, एक कविता को सुनने में ही एक संगीतात्मकता का एहसास हमको अपने आप ही होता है। तो देखिए कितना सुंदर स्वरमैत्री है। देखिए पास ही मिलकर उगी है बीच में अलसी हटीली, अलसी की पौंध जो हटीली है, हट कर करके जबरदस्त। देखिए उसका हटीली कहने का 2 कारण है, या एक तो अलसी की फसल बोई नहीं जाती है वर्तमान समय में, आज उसका औषधीय गुणों का जब समाज को पता लगा तो उसकी बहुत सारी खेती भी होने लगी, लेकिन पूर्व में यह अपने आप बहुत सारी खेतों की फसलों के बीच उगाती थी। तो इसलिए जो अपने आप ही उगाई है, जिसको उगाने के लिए किसान ने कोई प्रयास नहीं किया, इसलिए उसको हटीली कहा, जबरदस्ती जो उगाई है। या दूसरा कारण यह हो सकता है कि हवा के झोंकों के बाद भी वह कभी नीचे गिरती है, फिर उठ जाती है, फिर गिरती है, मतलब वो नीचे गिरने के बाद भी फिर उसका जो उठना है वह उसके हठी स्वभाव को द्योतित करता है। तो कवि ने उसको देखते हुए कहा, पास ही मिलकर उगी अलसी हटीली, देह की पतली कमर की लचीली। जो देह की पतले देखिए, देह की पतली कमर की लचीली, ये जो विशेषताएं बताई हैं वास्तुतः यह मानव संभावित हैं, लेकिन मानवीकरण का अलंकार का सहारा लेते हुए कवि ने सुंदर अलसी के पौंध का मानवोचित जो संवेदनाएं हैं, मानवोचित जो व्यवहार है उसमें आरोपित करते हुए कहा कि देह की पतली, जो शारीरिक रूप से काफी दुर्बल, बिल्कुल पतली सी उसकी बेल लता होती है, पतली सा वो पौंध होता है, और साथ ही देह की पतली कमर की है लचीली। ये जो एक सुंदर भाव कवि ने इस पंक्तियों में पिरोया है वह हम सबको वाकई में आकर्षित करता है। देह की पतली कमर की है लचीली, और नीले फूले फूल को, देखिए फौ का अनुप्रास भी आप देख रहे हैं, नीले फूले फूल को सिर पर चढ़ाकर, देखिए वो अलसी की पौंध जो है अपने सर के ऊपर, जिसके अलसी की पौंध के ऊपर नीला नीला फूल खिलता है, और उस फूल को देखते हुए कवि क्या कहता है कि नीले फूले फूल को सर पर सजाकर कह रही है जो छुए यह दूं हृदय का दान उसको। मानो यह कहते हुए प्रतीत हो रही है, यह व्यक्त कर रही है अपने मनोभाव को कि जो भी मुझे छूने का प्रयास करेगा, जो भी मुझे इस तरह से स्नेह सिक्त दृष्टि से मेरी तरफ दृष्टिपात करेगा, निश्चित रूप से मैं उसे हृदय का दान दे दूंगी। हृदय का दान देना, कितना सुंदर एक शब्दावली का प्रयोग कवि ने किया है, अर्थात उसके लिए अपने प्रेम का सर्वस्व समर्पित कर देना, अपना सर्वस्व या कहिए अपने प्रेम उसके ऊपर न्यौछावर कर देना, संपूर्ण हृदय उसके कदमों तले रख देना। तो इस तरह के भाव को व्यक्त हुए करते हुए कहती है, मानो वह सज धज कर करके एक कामातुर या कहिए एक प्रेमातुर नायिका के रूप में कवि ने वहां वर्णित की है अलसी की पौंध को, और कहा कि ऐसा मानो वो कह रही कि जो छुए यह तू हृदय का दान उसको, जो भी मुझे छूने का या प्रेम भरी निगाह से मेरी तरफ देखने का प्रयास करेगा, निश्चित रूप से मैं उसके लिए समर्पित हो जाऊंगी। और वास्तव में यह होता भी है। आप प्रकृति के अंचल में जाकर के देखेंगे, जिस पौंध से
के पास अलसी उगती है, बस उसी से लिपट कर करके उसी के लिए समर्पित हो जाती है। कुछ इस तरह का जो एक दृश्य प्रकृति के अंचल में होता है, उसको कवि ने साकार इन शब्दों के माध्यम से किया है। तो प्यारे बच्चों, इस भाव को और इस सुंदर कविता की इन पंक्तियों को आप हृदयस्थ करें। उसकी अग्रिम पंक्तियों को पुनः आपको एक नए वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। फिलहाल आप यहाँ तक के अंश को समझने का प्रयास करें। धन्यवाद।